जोसेफ और मरीना एक मिडिल क्लास कपल थे। शादी को 4 साल हो चुके थे, लेकिन अब तक उन्हें कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। जोसेफ का खुद का एक छोटा सा फोटोग्राफी स्टूडियो था। वहीं मरीना एक डॉक्टर के क्लिनिक में रिसेप्शनिस्ट का काम किया करती थी। दोनों गोवा के बाहरी इलाके में एक किराए के मकान में रहते थे। जोसेफ थोड़ा सन की किस्म का आदमी था। उसे अपनी जिंदगी में किसी की दखलंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसका रोज का रूटीन तय था। दिन भर स्टूडियो में रहता, फिर रात को स्टूडियो बंद कर सामने आलीशान बार में 1-1.5 पैक मारता और फिर घर लौटता था। कभी कभी शादी, बर्थडे या दूसरे किसी इवेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता तो तभी बाहर जाया करता था। मरीना सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक क्लिनिक में काम किया करती थी और फिर शाम तक घर पर रहती। शाम 6 बजे से रात के 9 बजे तक उसे फिर से क्लिनिक जाना पड़ता था। वो बहुत ही सुलझी हुई और बच्चों को पसंद करने वाली लड़की थी, लेकिन अब तक उसे मां बनने का सुख नहीं मिला था। मरीना के माँ बाप उसकी छोटी उम्र में ही गुजर चुके थे। उसका पालन पोषण उसकी मेरी आंटी ने किया था। उस दिन रविवार था। जोसेफ को कोई काम नहीं था और मरीना को भी छुट्टी थी। सुबह दोनों साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता करते वक्त मरीना ने कहा, चलो आज चर्च चलते हैं। फादर डिमेलो बार बार फोन करके पूछते हैं, कहते हैं कि कभी तो आ जाया करो, और तुम्हें भी साथ लेकर आने के लिए कहा है। नहीं, आज टाइम नहीं है, जोसेफ ने जवाब दिया। आज स्टूडियो जाना है, मेरा दोस्त प्रदीप मिलने आ रहा है। मरीना ने अपना नाश्ता खत्म करते हुए कहा, हर बार कोई ना कोई बहाना बनाते हो। आज कोई बहस नहीं, चलो जल्दी से नाश्ता खत्म करो और तैयार हो जाओ। जोसेफ को मरीना से बहुत प्यार था। उनका लव मैरिज हुआ था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मरीना ने जोसेफ के बर्ताव में एक बदलाव महसूस किया था। वो मरीना से दूर दूर रहने लगा था और उसका शराब पीना भी बढ़ गया था। मरीना ये सब समझ रही थी, लेकिन उसने कभी झगड़ा नहीं किया। वो ये सब शांति से सुलझाना चाहती थी। जोसेफ बेमन से तैयार हुआ और फिर दोनों चर्च के लिए निकल पड़े। सुबह के करीब 10 बजे थे जब दोनों चर्च पहुंचे। फादर डिमेलो उन्हें देखकर खुश हो गए। दोनों ने फादर से मुलाकात की और प्रार्थना के लिए बेंच पर बैठ गए। प्रेयर के बाद फादर डिमेलो ने उन्हें अपने पास बुलाया। जोसेफ, मरीना, मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। यीशु की कृपा से जल्द ही तुम माता पिता बनोगे, चिंता मत करो। फादर ने ऐसा कहा और उनके सर पर हाथ रख दिया। अब तो शादी को 5 साल होने वाले हैं, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी है। जोसेफ ने निराशा भरे स्वर में बोला, नहीं बेटे, ऐसी निराशा मत पालो, यीशु की दया जल्दी ही तुम पर होगी। फादर ने उन्हें मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी देर और चर्च में बिताने के बाद दोनों घर लौट आए और कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन रोजमर्रा की तरह जोसेफ अपने स्टूडियो में काम कर रहा था। तभी उसका मोबाइल बजा। उसने कैमरा साइड में रखा और कॉल उठाया। किसी अनजान नंबर से कॉल आया था। हेलो, हु इज दिस? जोसेफ ने पूछा। हेलो, मैं एडवोकेट पोला बोल रही हूँ। फोन पर कोई औरत की आवाज़ थी। हाँ जी, कहिए। आपको 2 दिनों के अंदर यहाँ मेरे ऑफिस आना होगा। मेरे क्लाइंट जेकब डिसूजा आपसे अर्जेंट मिलना चाहते हैं। लेकिन मैं किसी जेकब डिसूजा को जानता भी नहीं। ये सब किस बारे में है? माफ़ कीजिए, लेकिन आपको खुद आना होगा। कोर्ट का आदेश है, नोटिस तैयार है और आज ही आपको मिल जाएगा। इस शनिवार को मेरे ऑफिस आइए, मैं सब कुछ बता दूंगी। पौला ने अपने ऑफिस का एड्रेस बताकर फोन काट दिया। यह सब इतना अचानक था कि जोसेफ को समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहे, और फोन रखते ही उसी वक्त मरीना का भी फोन आ गया। हेलो जोसेफ, अभी अभी घर पर एक कोर्ट ऑर्डर आया है, किसी एडवोकेट ने भेजा है, शायद हमें जाना पड़ेगा। हाँ, मुझे पता है, उस एडवोकेट का नाम पौला है। अभी अभी मुझे उसका फोन आया था। जोसेफ ने उसे उस फोन कॉल के बारे में बताया। ये सब क्या है जोसेफ? मुझे भी नहीं पता, शाम को बात करेंगे। जोसेफ ने उस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए कहा। रात को जोसेफ रोज की तरह करीब 10 बजे घर आया। उसने आज भी थोड़ी शराब पी रखी थी। खाना खाने के बाद दोनों बैठकर बातें करने लगे। जोसेफ ने पौला से हुई बातचीत मरीना को विस्तार से बताई। ये जेकब डिसूजा कौन है? मरीना ने पूछा। मुझे नहीं पता, तुम्हारी जान पहचान में कोई है क्या? नहीं, ऐसा तो कोई याद नहीं आता। ठीक है, शनिवार को खुद जाकर देखते हैं क्या मामला है, जोसेफ बोला, और दोनों खाना खाकर उस रात सो गए। 2 दिन जैसे तैसे बीत गए। शनिवार को दोनों एडवोकेट के दिए पते पर जाने के लिए निकले।
जोसेफ के पास एक पुरानी फिएट कार थी। कुछ घंटे भर में दोनों बताए पते पर पहुंच गए। उसका ऑफिस काफी बड़ा था। अंदर एक टेबल के पीछे रिसेप्शन पर एक लड़की बैठी थी। उसने दोनों को सोफे पर बैठने का इशारा किया और 10 मिनट बाद उसने दोनों को अंदर भेजा। केबिन का दरवाजा खोलकर दोनों अंदर पहुंचे। अंदर एक बड़ा सा टेबल था। उसके पीछे 40 के आसपास की एक महिला बैठी थी और उसकी बगल में एक छोटा बच्चा करीबन 9-10 साल का। वो एक बड़ी कुर्सी में बैठा था। उसने एक काले रंग का कोट पहना हुआ था और उसके हाथ में एक गुड्डा था, एक डॉल। उस गुड्डे ने भी ठीक वैसा ही कोट पहन रखा था जैसा उस लड़के ने पहना था। कम हैव अ सीट, पोला ने कहा। जोसेफ और मरीना दोनों सामने वाली कुर्सियों पर बैठ गए। जोसेफ, मरीना, मिलिए मिस्टर जेकब डिसूजा से, पौला ने उस बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा। दोनों उस बच्चे को देखने लगे। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। नजर कहीं शून्य में खोई हुई थी। वो बस चुपचाप उन दोनों की तरफ देखे जा रहा था। हेलो जेकब, मरीना ने कहा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जोसेफ ने बच्चे पर से अपनी नजर हटाकर पूछा, पौला मैडम, आपने हमें यहां क्यों बुलाया है? बताती हूं। यह जेकब डिसूजा। यह अब 9 साल का है। 1 महीने पहले इसकी मां की मौत हो गई है। उसकी मां का नाम मार्गरेट था। जेकब के पिता 6 महीने पहले गुजर गए हैं। अब मां की मौत के बाद यह पूरी तरह से अनाथ हो चुका है। पौला बोल रही थी और उसकी बात बीच में काटते हुए जोसेफ ने कहा, पौला मैडम, लेकिन इसका हमसे क्या लेना देना है? प्लीज सीधे मुद्दे पर आइए। ठीक है। जेकब की मां ने मरने से पहले यह इच्छा जताई थी कि उसकी कस्टडी आप दोनों को मिले, पौला ने जवाब दिया और जोसेफ थोड़ा हैरान हो गया। क्या? इस बच्चे की कस्टडी हमें, मतलब हम इसका पालन पोषण करें? आप ये क्या बोल रही है? हमारा इससे क्या ताल्लुक? हम तो इसे जानते तक नहीं। जोसेफ थोड़ा झुंझलाकर बोला। पौला ने मरीना की तरफ देखकर कहा, मरीना, शायद तुम्हें याद है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारी दादी अलीना फर्नांडिस को मार्गरेट बहुत अच्छे से जानती थी। मरीना खुद सोच में पड़ गई और कुछ सोचकर उसने कहा, ओह आई सी, लेकिन यह सब कुछ इतना अचानक हो रहा है कि मैं खुद बहुत कंफ्यूज हो गई हूं। पौला ने थोड़ा मुस्कुराकर आगे बताया, फिक्र मत करो, जेकब कोई मामूली घर का बच्चा नहीं है। उसके माता पिता ने उसके नाम पर बैंक में करोड़ों रुपए जमा कर रखे हैं। अगर आप दोनों उसकी कस्टडी ले लेते हैं तो हर महीने आपको 1 लाख रुपए उसकी देखभाल के लिए मिलेंगे। इतनी बड़ी रकम सुनकर जोसेफ चौंक गया। क्या? हर महीने 1 लाख रुपए? और फिर अपने इमोशन को काबू कर जोसेफ मन ही मन में सोचने लगा, मतलब हमें तो अब काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वहीं मरीना इस बात से ज्यादा खुश थी कि उसे मां बनने का मौका मिलने वाला है। अंदर ही अंदर उसने जेकब को अपने बेटे की तरह मान लिया था। जोसेफ ने बात को साफ करते हुए कहा, पौला, हम दोनों जरा बाहर जाकर बात करके आते हैं। जोसेफ और मरीना दोनों ऑफिस से बाहर चले गए। मरीना, मुझे लगता है कि हमें जेकब की कस्टडी ले लेनी चाहिए, जोसेफ ने मरीना को समझाया। हाँ जोसेफ, हमें माँ बाप बनने का मौका मिल रहा है। हम जेकब के माता पिता बन सकते हैं। मरीना की आवाज में खुशी थी, लेकिन जोसेफ की खुशी की वजह कुछ और ही थी। हाँ, और हर महीने हमें 1 लाख रुपए भी मिलेंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारी तो किस्मत खुल जाएगी। हाँ, लेकिन याद रखो, वो पैसे जेकब की देखभाल के लिए होंगे, हमारी मौज मस्ती के लिए नहीं। हाँ हाँ, मुझे पता है। तो फिर चलो अंदर चलकर पौला को हाँ कह देते हैं। दोनों खुश होकर अंदर चले गए। मरीना ने जेकब के पास जाकर उसके सिर को हल्का सा सहलाकर पूछा, जेकब, क्या तुम्हें हमारे साथ रहना अच्छा लगेगा? जेकब ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस पौला की तरफ देखने लगा। और तब पौला ने कहा, जेकब गूंगा है, वो बोल नहीं सकता। ओह आई एम सॉरी, मरीना ने अफसोस जताते हुए कहा। मरीना ने जेकब की तरफ अपने दोनों हाथ बढ़ाए। जेकब अपनी जगह से उठकर उसके पास गया और मरीना ने उसे गले से लगा लिया। जेकब के चेहरे पर एक हल्की पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसने दोनों को अपना लिया हो। कुछ कागजों पर साइन करने के बाद पौला ने जेकब को जोसेफ और मरीना के हवाले कर दिया। जेकब का कुछ और सामान है, मैं कल तुम्हारे घर भिजवा दूंगी। और हाँ,
ये उसके बंगले की चाबी है। अभी उसका बंगला बंद है, लेकिन आगे चलकर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉला ने चाबी आगे बढ़ाते हुए कहा। ओह दैट्स फाइन। जोसेफ ने खुशी खुशी चाबी ली और जेब में रख ली। जोसेफ और मरीना की किस्मत एक दिन में बदल गई थी। दोनों को जो चाहिए था वो दोनों को भी मिल गया था। अचानक उन्हें घर, बंगला, गाड़ी और करोड़ों की संपत्ति मिल गई थी। तो वहीं मरीना को एक बेटा मिल गया था। लेकिन यह सब जितना सीधा लग रहा था, जितना आसान लग रहा था, उतना था नहीं। और ये बात जल्द ही उन्हें पता चलने वाली थी। घर लौटते वक्त मरीना पूरे रास्ते जेकब से बातें करती रही। हालांकि जेकब बस सुनता रहा, वो कुछ नहीं बोला। 1.5 घंटे में वो तीनों घर पहुंच गए। जेकब अपने खिलौनों के बैग के साथ घर में दाखिल हुआ। ड्राइंग रूम में खड़ा होकर वो चारों तरफ देख रहा था। जोसेफ का घर मामूली था, लेकिन पुश्तैनी होने की वजह से घर में जगह काफी बड़ी थी। घर में 3 कमरे और एक बड़ा सा हॉल था। आ जाओ जेकब, यहां बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूं। मरीना ऐसा बोलकर अंदर किचन में चली गई और जेकब पास की कुर्सी पर बैठ गया। मरीना, मैं काम से बाहर जा रहा हूं, शाम को लौटूंगा। बाय जेकब, सी यू। ऐसा बोलकर जोसेफ घर से बाहर चला गया। मरीना खाने की प्लेट लेकर बाहर आ गई। लो जेकब, ये तुम्हारे लिए है, इसे आराम से खा लो। तब तक मैं रात का खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। मरीना ने जेकब के सामने प्लेट रख दी और देखा कि जेकब के हाथ में जो गुड्डा था वो उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। जेकब, तुम्हारे हाथ में जो गुड्डा था वो कहाँ है? जेकब ने एक तरफ हाथ से इशारा किया। जब मरीना ने पीछे मुड़कर देखा तो अंदर के एक कमरे के बेड पर वो गुड्डा बैठा हुआ था। ओह, तो तुम्हें वो कमरा पसंद है? ठीक है, आज से ये कमरा तुम्हारा है, मरीना ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन उसने एक बात पर ध्यान नहीं दिया और वो फिर से किचन के अंदर चली गई। अगले दिन सुबह पॉला खुद जोसेफ के घर आ गई। उसके साथ उसके असिस्टेंट रेमा भी थी। उनके पास 2 बड़े बड़े बैग थे। सुबह का वक्त होने के कारण जोसेफ और मरीना दोनों घर पर ही थे। हाय जोसेफ, इस बैग में जेकब के कपड़े और कुछ जरूरी सामान है, पॉला ने बैग नीचे रखते हुए कहा। ओके, दे दीजिए, मैं उसके रूम में रख देता हूं। जोसेफ ने नीचे रखे बैग उठा लिए और अंदर जेकब के कमरे में रख दिए। पॉला ने एक कागज मरीना के हाथ में थमाते हुए कहा, मरीना, हर महीने की पहली तारीख को आपको 1 लाख का चेक मिलेगा और मैं खुद आकर वो चेक दे जाऊंगी। ठीक है। मरीना और जोसेफ ने एक साथ ये बात कही। तब तक के लिए ये कुछ कैश है, उसे अपने पास रखो। पॉला ने नोटों से भरा एक पैकेट आगे बढ़ाया। जोसेफ ने वो पैकेट झट से ले लिया और अपने पास रख लिया। ओके, अब हम चलते हैं, और हाँ, जेकब का अच्छे से ध्यान रखना। ऐसा कहकर पॉला और उसकी असिस्टेंट वहां से निकल गई। उनके जाते ही जोसेफ ने पैकेट खोला। उसमें 50,000 की कैश थी। इतना सारा कैश देखकर जोसेफ खुशी से फूला नहीं समा रहा था। मरीना, देख, ये देख, कितना कैश है, चलो आज कुछ धमाल करते हैं। जोसेफ नोटों को लहराते हुए बोला। जोसेफ, ये कैश मुझे दे दो, ये पैसे जेकब के लिए है, हमारी मौज मस्ती के लिए नहीं। मरीना ने जोसेफ से पैसे ले लिए और अपने कमरे में जाकर अंदर अलमारी में रख दिए। थोड़ा निराश होकर जोसेफ बोला, ऑल राइट, मैं स्टूडियो जा रहा हूं, शाम को लौटूंगा। जोसेफ, थोड़ा रुक जाओ, खाना तैयार है। मरीना उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, नहीं, मैं बाहर ही कुछ खा लूंगा। और जोसेफ अपना हाथ छुड़ाकर घर से बाहर चला गया। उस वक्त जेकब अपने कमरे में गुड्डे के साथ खेल रहा था। दोपहर का 1 बज रहा था। मरीना ने खाना तैयार कर लिया था। उसने जेकब को खाना खिलाया और फिर खुद भी खाना खा लिया। उसके बाद मरीना ने जेकब का बैग खोला। उसमें उसके कपड़े और कुछ जरूरी सामान था। ऊपर ही उसे एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में जेकब की पूरी दिनचर्या लिखी हुई थी। सुबह के उठने से लेकर रात के खाने तक का टाइम टेबल था। मरीना ने वो चिट्ठी अपने गाउन की जेब में रख ली। उनके दिन अब अच्छे से गुजर रहे थे। मरीना जेकब का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। अगले महीने की 1 तारीख आ गई। उस दिन पॉला सुबह सुबह ही जोसेफ के घर आ गई। उसके हाथ में 1 लाख रुपयों का चेक था। यह चेक मरीना के नाम पर था। पॉला ने वो चेक मरीना को दिया और फिर बिना ज्यादा बात किए वो वहां से चली गई। इतनी बड़ी रकम का चेक शायद मरीना और जोसेफ ने पहली बार देखा था। मरीना ने वो चेक बैंक में जमा कर दिया
और 2 दिन में ही पैसे उसके अकाउंट में आ गए। मरीना ने अब क्लिनिक का काम छोड़ दिया था। वो अब पूरा वक्त घर पर ही रहने लगी थी। चेक आने के बाद जोसेफ पिछले 2 दिनों से पैसे के लिए मरीना के पीछे पड़ा था। मरीना, मुझे पैसों की ज़रूरत है, प्लीज़ उस 1 लाख में से मुझे 50,000 दे दो। जोसेफ ने मरीना से रिक्वेस्ट की। अरे लेकिन इतने पैसे का क्या करोगे? मरीना ने चिंता से सवाल किया। मेरे स्टूडियो के लिए मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी हैं। मेरा कैमरा भी पुराना हो गया है, नई लेंस भी लेनी है। जोसेफ ने अपनी बात बताई तो मरीना ने जोसेफ को समझाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन एक साथ 50 खर्च करना ठीक नहीं है। कोई ज़रूरत आन पड़ी तो मुश्किल हो जाएगी। इस महीने में 25,000 दे देती हूँ, बाकी अगले महीने देखेंगे। चेक क्लियर होने के बाद मरीना ने 25,000 रुपये जोसेफ को दे दिए। सच बात तो ये थी कि इतने पैसे अपने अकाउंट में देखकर मरीना भी बहुत खुश हो गई थी और थोड़ा थोड़ा उसका मन भी अब पैसों की तरफ झुकने लगा था। कुछ दिन शांति से बीत गए, लेकिन फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसका मरीना को कोई अंदाजा ही नहीं था। दोपहर का खाना तैयार था। मरीना ने जेकब के लिए थाली लगाई और बाहर लाकर टेबल पर रख दी। जेकब कुर्सी पर बैठा हुआ था। जेकब, खाना खा लो बेटा, मुझे थोड़ी देर के लिए पास की रोजी आंटी के घर जाना है। मरीना ने ऐसा कहा और वहां से चली गई, लेकिन जेकब ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ा उदास सा चेहरा बनाकर उसने बस मरीना की ओर देखा। मरीना थोड़ी जल्दी में थी तो उसने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो रोजी आंटी के घर चली गई। दरअसल उसे अपना नया नेकलेस उन्हें दिखाना था। करीबन 1 घंटे तक बातें करने के बाद मरीना घर लौटी। घर आकर उसने देखा कि जेकब वैसे ही कुर्सी पर बैठा हुआ था और खाना वैसा का वैसा टेबल पर रखा था। जेकब ने खाने को हाथ तक नहीं लगाया था। यह देखकर मरीना को बहुत गुस्सा आ गया। वो जेकब के पास गई और थोड़ा गुस्से में ही बोली, जेकब, खाना क्यों नहीं खाया तुमने? मैं रोज रोज तुम्हें नहीं खिला सकती। तुम बड़े हो, तुम्हें अपने हाथों से खाना खाना सीखना ही होगा। जेकब ने अपनी नजर झुका ली और वो अपने उस गुड्डे की तरफ देखने लगा। मरीना कुछ देर शांत खड़ी रही और फिर वो शांत होकर बोली, अच्छा चलो, आज एक और दिन मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ। मरीना उसके पास बैठी और एक निवाला उठाकर जेकब के मुंह के पास ले गई, लेकिन जेकब ने मुंह फेर लिया और कुर्सी से उठकर सीधा अपने कमरे में चला गया। वो पूरा दिन थोड़ा अजीब सा बीता। शाम को जोसेफ घर आया। घर की उस अजीब शांति ने उसे किसी अनहोनी का एहसास कराया। क्या बात है मरीना? घर आज कुछ ज्यादा ही शांत लग रहा है। कुछ नहीं, दोपहर में मुझे रोजी आंटी के घर जाना था तो मैंने जेकब को खुद से खाना खाने के लिए कहा, लेकिन उसने खाने को हाथ तक नहीं लगाया। अब तुम ही बताओ, रोज रोज मैं उसे कैसे खिलाऊं? जोसेफ थोड़ा बेचैन हुआ। मतलब जेकब दोपहर से भूखा है? आर यू सीरियस? जोसेफ की बात सुन मरीना थोड़ी शर्मिंदा हो गई। जोसेफ सीधा जेकब के कमरे में चला गया। जेकब तब अपनी डॉल्स के साथ खेल रहा था, लेकिन उसकी नजरें कहीं और खोई हुई थी। कमरे में एक अजीब सा तनाव महसूस हो रहा था। उस तनाव को महसूस कर वो एक पल के लिए दरवाजे के पास ही रुक गया। उसे लगा जैसे जेकब के अलावा कमरे में और भी कोई है। उसने कमरे में हर तरफ नजर घुमाकर देखा और फिर तसल्ली कर वो कमरे के अंदर गया। जेकब, आई एम सॉरी बेटा, दोपहर में तुमने खाना नहीं खाया ना? कोई बात नहीं, अब हम सब साथ में खाएंगे। मैं खुद तुम्हें खिलाऊंगा, ओके? और हाँ, तुम्हें पता है ना, कल हम बीच पर घूमने जा रहे हैं। वहां जाकर खूब मस्ती करेंगे। यह सुनकर जेकब के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो जोसेफ के पास आया। जोसेफ ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। पीछे खड़ी मरीना ये सब देख रही थी। फिर सबने एक साथ खाना खाया और दिन भर जो अजीब सा पन था वो थोड़ा कम हो गया। पर उस रात 3 बजे मरीना की नींद खुली। उसे बहुत प्यास लगी थी। पास में जोसेफ गहरी नींद में सो रहा था। वो उठी और डाइनिंग एरिया से होते हुए किचन के अंदर चली गई। उसने फ्रिज खोला और पानी की बोतल निकाली। जैसे ही वो गिलास में पानी भरने लगी, उसे सामने खिड़की के कांच पर कुछ परछाई सी दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे कि कोई पीछे से उसे देख रहा है। किचन के दरवाजे से झांक कर कोई अंदर झुककर देख रहा था। उसकी हाइट कम थी, जैसे कोई छोटा बच्चा हो, लेकिन वो अपनी लाल आंखों से मरीना की ओर घूर रहा था। वो हल्के अंधेरे में उसकी ओर देखे जा रहा था, जैसे वो कोई खेल खेल रहा हो। मरीना को जैसे ही एहसास हुआ तो उसकी रूह कांप उठी। उसने झट से पलट कर देखा
लेकिन वहां कोई नहीं था। सामने कांच में भी देखा, वहां भी अब कुछ नजर नहीं आ रहा था। मरीना ने पानी की बोतल फ्रिज में रख दी और अचानक कोई झटके से पीछे से दौड़ता हुआ भागा। मरीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फ्रिज बंद किया और जल्दी से डाइनिंग एरिया में आ गई और तब उसने देखा कि जेकब के कमरे का दरवाजा आधा खुला था। वो आहिस्ता से धीमे कदमों के साथ दरवाजे के पास तक चली गई और फिर उसने धीरे से अंदर झांका। जेकब अंदर गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन उसके बगल में वही गुड्डा बैठा था जिसकी आंखें पूरी तरह से खुली थी। उस गुड्डे को देखकर पहली बार मरीना को इतना डर लगा। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे वो गुड्डा उसे गुस्से से देख रहा हो। मरीना पीछे पलटी और सीधे अपनी बेडरूम में चली गई। उसे अब बेचैनी महसूस हो रही थी। वो जोसेफ को उठाना चाहती थी, मगर वो खुद को शांत रखकर लेटी रही। थोड़ी देर में ही वो शांत हो गई और उसकी आंख लग गई। कुछ दिन इसी तरह बीत गए और फिर वो भयानक दिन आ गया जो नहीं आना चाहिए था। बारिश का मौसम था। उसी बीच जोसेफ को एक शादी की शूटिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। शादी उनके घर से काफी दूर थी, करीबन 5-6 घंटे का सफर था और इसलिए वो सुबह जल्दी घर से निकल गया। उस रोज हर जगह तेज बारिश हो रही थी और हर तरफ बारिश ने कहर मचा रखा था और समय बीतने के साथ ही बारिश बढ़ती ही जा रही थी। हर तरफ पानी ही पानी हो गया था। उस दिन घर में सिर्फ मरीना और जेकब दोनों ही थे। शाम 7 बजे जोसेफ का फोन आ गया। हेलो मरीना, यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है। ये ट्रेन बस सब कुछ बंद हो गया है। मैं अब कल ही आ पाऊंगा। ठीक है, लेकिन तुम कहाँ रुकोगे और तुम्हारे खाने का क्या? तू टेंशन मत ले, यहाँ सब सेट है। दूल्हे के घर वालों ने मेरा सारा इंतजाम कर दिया है। कल सुबह गाड़ियाँ शुरू हो जाएंगी, तभी मैं यहाँ से निकल पाऊंगा। हाँ, लेकिन प्लीज़ जल्दी आ जाना। मुझे आजकल घर में अकेले रहने से डर लगता है। मरीना की आवाज़ ये बात कहते हुए कांप रही थी। कैसा डर? क्या बोल रही है तू? जोसेफ ने उसे सवाल किया। अब कैसे बताऊँ तुझे? जाने दे, तू बस ध्यान रखना और कल जल्दी घर आ जाना। ओके, टेक केयर। तुम भी ध्यान रखना। बाय। इतना कहकर जोसेफ ने कॉल काट दिया। बाहर अब भी जोरों से बारिश हो रही थी। अंधेरा बहुत गहरा था। रह रहकर बिजलियां चमक रही थी। उनकी गड़गड़ाहट मरीना के दिल में डर पैदा कर रही थी। जोसेफ के घर के बाहर भी पानी ही पानी भर गया था और इसलिए मरीना और जेकब दोनों घर में ही थे। जेकब को उस घर में आए अब 4 महीने हो चुके थे। हर महीने मरीना को 1 लाख रुपए मिल रहे थे। मरीना उनमें से कुछ पैसे घर के खर्च के लिए और कुछ अपनी ख्वाहिशों के लिए इस्तेमाल कर रही थी। सच कहें तो इसमें कोई बुराई नहीं थी, मगर अब मरीना जेकब को नज़रअंदाज करने लगी थी और ये बात भी जेकब को महसूस होने लगी थी। मरीना को आए दिन अब घर में अजीब अजीब से एहसास होने लगे थे। कभी अचानक लाइट चली जाती थी, कभी लगता कि कोई घर में इधर उधर दौड़ रहा है, तो कभी उसे किसी के बड़बड़ाने की आवाज़ सुनाई देती थी। घर की चीज़ों की जगह खुद ब खुद बदल जाती थी और उसे ये लगता था कि जेकब ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है। पर वो जब भी देखती थी तब जेकब उसे कभी कुछ करते हुए दिखाई नहीं दिया था। उस रात मरीना ने खाना गर्म किया, जेकब के लिए एक थाली सजा कर दी और खुद टीवी देखने लगी। जेकब के सामने थाली थी, पर वो बस बैठा बैठा थाली को घूर रहा था। कुछ देर बाद जब मरीना का जेकब की तरफ ध्यान गया तो उसने देखा कि जेकब बस थाली को देख रहा है। मरीना ने उसकी तरफ देखा और फिर झुंझलाकर बोली, जेकब, आज तुझे अपने हाथ से खाना खाना होगा। मैं तुझे रोज रोज खाना नहीं खिला सकती। जेकब को अब साफ साफ लग रहा था कि मरीना उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रही है। उसे गुस्सा आया। उसने थाली को जोर से धक्का देकर टेबल से नीचे गिरा दिया। वो थाली जमीन पर गिर गई और यह देखकर मरीना को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसका गुस्सा सिर पर चढ़ गया। वो उठकर पैर पटकते हुए जेकब के पास चली आई और उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया। जेकब की आंखों से आंसू बहने लगे। तेरा ये नाटक अब और नहीं सह सकती मैं। रोज कुछ न कुछ शरारतें करता है, मुझे डराता है, बीच रात को मेरे रूम में आ जाता है और फिर भाग जाता है। आज मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूं। ऐसा कहते हुए मरीना ने उसकी पीठ पर एक और थप्पड़ मारा।
बेचारा जेकब रो रहा था। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, मगर मरीना को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। अब ये साफ साफ था कि जेकब उसे एक बोझ लगने लगा था। देखती हूं कि तू आज क्या करता है। एक रात भूखा रहेगा तब तुझे समझ आएगा। उस रात जेकब ने खाना नहीं खाया और मरीना ने भी उसे उसके कमरे में बंद कर दिया। फिर मरीना खाना खत्म कर अपने कमरे में सोने चली गई। आधी रात बीत चुकी थी। बाहर की बारिश अब कम हो गई थी। कहीं कहीं से कुत्ते के रोने की आवाज आ रही थी। रात का 1 बज रहा था। किसी अजीब आवाज से मरीना की नींद खुली। लगा जैसे कोई बोल रहा है। वो आवाज बहुत बारीक और चिरचिरी थी और वो आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। खिड़की से अंदर सफेद रोशनी आ रही थी। मरीना ने अपनी आंखों को मसल कर देखा। कोई उसके कमरे में था। वो धीमे धीमे गुस्से से कुछ बड़बड़ा रहा था। उस परछाई को देख मरीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पूरा शरीर कांपने लगा। कौन है? जेकब, क्या ये तुम हो? मरीना घबराते हुए बोली। अचानक उसकी चादर जोर से किसी ने खींच ली और मरीना जोर से चीख पड़ी। कोई उसके बेड के नीचे से हंस रहा था। धीरे धीरे मरीना ने अपना सिर उठाया और आंखें फाड़ कर देखा। अब वो उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। उसके दाएं हाथ में एक बड़ा सा चाकू था। उसे देखकर मरीना का दिमाग सुन्न हो गया। उसने चीखने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि उसके सामने जो भी था उसने मरीना पर झपट्टा मारा और हाथ में पकड़ा चाकू उसके गले में घोंप दिया। मरीना की आवाज एक झटके में बंद हो गई। उसके छाती पर जो भी था उसने बार बार मरीना पर वार किया। खून की छींटें दीवारों पर उड़ी और देखते ही देखते मरीना की जान चली गई। जिसने भी मरीना का खून किया वो बेड से नीचे उतरा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर अब भी घना अंधेरा था। वो अंधेरा मरीना की चीखों को निगल चुका था। अगले दिन सुबह के 10 बज चुके थे जब जोसेफ वापस घर लौटा। उसने दरवाजे की बेल बजाई, लेकिन काफी देर तक कोई दरवाजा खोलने नहीं आया। आखिर जोसेफ लैच की और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। मरीना, मरीना। जोसेफ अपना बैग रखते हुए और अपने जूते उतारते हुए मरीना को आवाज लगा रहा था, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। संदेह के साथ उसने बेडरूम का दरवाजा खोला और जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मरीना खून में लथपथ फर्श पर पड़ी थी। उसका गला पूरी तरह कटा हुआ था और सिर धड़ से अलग था। जोसेफ को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। वो देख उसके हाथ पैर जम गए। उसका गला सूख गया और फिर आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत पुलिस स्टेशन को फोन किया और पुलिस को मर्डर की जानकारी दी। 15 मिनट में ही इंस्पेक्टर केतन मौके पर आ पहुंचे। उनके साथ एक हवलदार तावड़े भी था। उन्होंने बॉडी को कब्जे में लिया, उस जगह का पंचनामा किया। लाश के पास एक बड़ा सा चाकू पड़ा था जिसे उन्होंने सबूत के तौर पर जब्त कर लिया। एक और बात जो उन्होंने नोटिस की और वो ये कि खून के निशान बेड से लेकर खिड़की तक और खिड़की से बाहर की दीवार तक फैले हुए थे। ये चीज काफी उलझाने वाली थी। उन निशानों को देखते हुए इंस्पेक्टर केतन ने पूछा, कल आप कहाँ थे मिस्टर जोसेफ? कल मैं पास के शहर में गया था। एक फोटोशूट का काम मिला था। शाम को बारिश के कारण बसें बंद हो गई और इसलिए मैं घर वापस नहीं आ पाया। आज सुबह घर पहुंचा तो ये सब देखा। जोसेफ ने कांपती आवाज में पुलिस को बताया। इंस्पेक्टर ने आसपास देखकर फिर से सवाल किया, ओके मिस्टर जोसेफ, आपके साथ इस घर में और कौन कौन रहता है? सर मैं, मेरी बीवी और जेकब को हमने 4-5 महीने पहले ही गोद लिया है। अच्छा, अब जेकब कहाँ है? वो अपनी रूम में है सर। बहुत डरा हुआ है, बेचारा बोल भी नहीं सकता। ओके, मतलब जेकब कल रात यहीं था, तो हो सकता है कि उसे पता है कि यहाँ क्या हुआ होगा। इंस्पेक्टर केतर ने इतना कहा और उस कमरे की तरफ देखा। जोसेफ ने भी उस तरफ देखकर कहा, मुझे नहीं पता। डोंट वरी मिस्टर जोसेफ, हम आपकी वाइफ के कातिल को जल्द ही ढूंढ निकालेंगे। इंस्पेक्टर केतन ने जोसेफ को भरोसा दिलाया और फिर वो दोनों वहां से निकल गए। जाते जाते उन्होंने जेकब के कमरे में झांक कर देखा। जेकब अपने गुड्डे को अपनी गोद में लेकर चुपचाप डरा सहमा सा बैठा था। उसकी नजरें कहीं खोई हुई थी। चेहरे पर एक अजीब सा डर था।
इंस्पेक्टर केतन और हवलदार तावड़े फिर पास के घर यानी रोजी आंटी के घर गए, लेकिन उस घर पर ताला लगा था। उन्होंने आसपास के घरों में भी पूछताछ की, लेकिन उन्हें मनचाही जानकारी नहीं मिली। अगले दिन जोसेफ जेकब को लेकर पौला के ऑफिस पहुंचा। उसने पौला को सारी घटना के बारे में बताया। ओह माय गॉड, आई एम वेरी सॉरी जोसेफ, पौला ने कहा। पौला, मुझे अकेले जेकब को संभालना मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैं उसे तुम्हारे पास छोड़ने आया हूं, जोसेफ ने अपनी बात कही। पौला ने जवाब में कहा, यस यस, मैं समझ सकती हूं, लेकिन जोसेफ अगर आप चाहे तो जेकब की देखभाल के लिए एक केयर टेकर रख सकते हैं, तब तक मैं उसे अनाथ आश्रम में शिफ्ट करवा देती हूं। जोसेफ कुछ सोच नहीं पा रहा था। उसने पौला से कुछ वक्त मांगा। मैं सोचकर बताता हूं, मुझे बस थोड़ा वक्त दे दीजिए। यस ऑफ कोर्स, पर इस बारे में सोचकर मुझे जरूर बताना। कुछ देर वहां रुकने के बाद जोसेफ वहां से निकल गया। उसका किसी चीज में मन नहीं लग रहा था। उस रात उसने बहुत शराब पी और बिना खाना खाए सो गया। इस घटना को अब 1 महीना बीत चुका था, लेकिन अब तक पुलिस को मरीना के मर्डर का कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला था। उधर जोसेफ धीरे धीरे अपने काम में वापस ढलने लगा। उसने खुद को संभालने की पूरी कोशिश की। वो जेकब को भूला नहीं था, लेकिन उसे थोड़ा वक्त चाहिए था। कुछ ही दिनों में वो जेकब से मिलने उस अनाथ आश्रम जाने वाला था जहां उसे रखा गया था। रविवार का दिन था। सुबह के 10 बजे जोसेफ जेकब से मिलने निकल पड़ा। उसने गाड़ी स्टार्ट ही की थी कि तभी उसे इंस्पेक्टर केतन का कॉल आया। मिस्टर जोसेफ, क्या आप अभी पुलिस स्टेशन आ सकते हैं? क्या आना जरूरी है? क्योंकि मैं अब जेकब से मिलने जा रहा हूं। हाँ, इट्स अर्जेंट। जोसेफ ने गाड़ी का रुख पुलिस स्टेशन की तरफ किया। 15 मिनट में ही वो वहां पहुंच गया। हवलदार ने जोसेफ को इंस्पेक्टर केतन की केबिन में जाने के लिए कहा। मिस्टर जोसेफ, आपकी वाइफ की मौत का रहस्य और गहरा होता जा रहा है। उस दिन बहुत तेज बारिश थी। कोई बाहर से अंदर आया नहीं था। हमने आपके घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को भी चेक किया है। इसका मतलब यह निकलता है कि मर्डर करने वाला कोई घर के अंदर ही मौजूद था। इंस्पेक्टर की बात सुनकर जोसेफ की भौहें सिकुड़ गई। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप कह रहे हैं कि उस 9 साल के जेकब ने मरीना का मर्डर किया है? इंस्पेक्टर केतन ने घर के आसपास की कुछ तस्वीरें दिखाते हुए कहा। जब आपने जेकब को पौला के पास छोड़ा, तब पौला ने उसे एक अनाथ आश्रम में शिफ्ट करवा दिया। बाद में मैं भी वहां उससे मिलने गया था, लेकिन जेकब ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। अब इसका यह मतलब नहीं है कि उसे कुछ मालूम नहीं है। वो गूंगा है, बहरा नहीं। सर, आप पहेलियां मत बुझाइए प्लीज, जो भी बात है मुझे सीधे सीधे बताए। जोसेफ ने ऐसा कहा तो इंस्पेक्टर ने उसे सामने की कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। ठीक है, आपके पड़ोस में रहने वाली रोजी आंटी उस घटना के ठीक बाद अचानक वहां से चली गई। अब वो अपने गांव मंगलोर में रह रही है। हमने उनसे भी मुलाकात की। उनसे हमें एक अजीब बात पता चली। इंस्पेक्टर ये सब कह रहा था और जोसेफ उस बात को ध्यान से सुन रहा था। क्या बात पता चली सर? जोसेफ ने गंभीर आवाज में पूछा। उस रात उन्हें आपके घर से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी थी, लेकिन वो अधूरी चीख थी और तब उन्होंने खिड़की से देखा भी था, लेकिन बारिश की वजह से उन्हें कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। हाँ, लेकिन वो अपने गांव क्यों चली गई? जोसेफ ने इंस्पेक्टर की बात को बीच में ही काटते हुए पूछा। यही तो मेरा भी सवाल है। मुझे लगता है कि उन्हें जरूर कुछ मालूम है, लेकिन वो बता नहीं रही। उन्हें भरोसे में लेकर पूछना होगा। शायद वो किसी चीज से डर रही है, लेकिन हाँ, इस हादसे के बारे में बात करते वक्त उनकी आवाज कांप रही थी। वो बहुत डरी हुई लग रही थी। इंस्पेक्टर की बात सुनकर जोसेफ गहरी सोच में डूब गया। मिस्टर जोसेफ, आप अब जा सकते हैं। हमारी जांच जारी है। अगर आपके हाथ कुछ ठोस सबूत लगता है तो हमें जरूर याद कीजिएगा। इंस्पेक्टर केतन बोले और उन्होंने जोसेफ को वहां से जाने का इशारा किया और काफी देर तक वो सोच में डूबा रहा। फिर उसने एक फैसला किया और उठकर बाहर निकला। उसने गाड़ी स्टार्ट की और सीधा पौला के ऑफिस पहुंचा। पौला, मैं जेकब को लेने आया हूं। पौला जोसेफ को देखकर मुस्कुराई और फिर उसने कहा, मिस्टर जोसेफ, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। जेकब आपके साथ ज्यादा सुरक्षित रहेगा। आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, बट लाइफ मस्ट मूव ऑन, राइट? जोसेफ ने जेकब के लिए एक स्थायी केयर टेकर रख ली थी। उसका नाम सियोना था। सियोना जोसेफ की ही एक दूर की रिश्तेदार थी। जोसेफ ने उसे सारी सिचुएशन समझा दी थी। उसने सियोना को 50,000 रुपये महीने की सैलरी ऑफर की और इतनी सैलरी सुनकर वो तुरंत काम करने के लिए तैयार हो गई थी।
जेकब अब फिर से जोसेफ के साथ रहने लगा था। सियोना उसकी बहुत अच्छी देखभाल कर रही थी। जोसेफ भी बड़े प्यार से उसका ध्यान रख रहा था। धीरे धीरे जेकब घर में खुशी से रहने लगा, लेकिन जोसेफ के दिमाग में कुछ और ही बात चल रही थी। वो किसी बात का, किसी चीज का इंतजार कर रहा था। रविवार का दिन था। सियोना किसी काम से अपने घर गई हुई थी और जाने से पहले वो 2 वक्त का खाना बनाकर गई थी। घर में सिर्फ जोसेफ और जेकब थे। दोपहर को जोसेफ ने खाना गर्म किया और वो खाना जेकब को परोसा। डाइनिंग टेबल पर वो उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था। खाना खिलाते हुए वो उससे बातें भी कर रहा था। वो जेकब को एक कहानी सुना रहा था, एक औरत की कहानी जो एक बच्चे का ख्याल रखती है। और फिर कहानी सुनाते हुए उसने एकदम से कहा, और फिर एक दिन उस औरत को किसी ने मार डाला। उसे किसने मारा किसी को नहीं पता। क्या तुम्हें पता है जेकब, किसने मारा था उसे? जोसेफ का सवाल सुनकर जेकब के चेहरे का रंग उतर गया। जोसेफ तब जेकब की आंखों में देख रहा था और फिर बिना कुछ बोले जेकब ने अपने गुड्डे की तरफ देखा और उंगली से उसकी ओर इशारा किया। जोसेफ ने गुड्डे की तरफ नजर घुमाई। उस गुड्डे की बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान जो इससे पहले उसने कभी नहीं देखी थी। तो नमस्कार दोस्तों, ये था रहस्यमय अनाथाश्रम इस कहानी का पहला भाग, और इसका दूसरा भाग मैं अगले संडे तक जरूर लेकर आऊंगा। हालांकि मेरे ड्यूटी आवर्स चेंज हो गए हैं, फिर भी मैं इस कहानी पर काम कर रहा हूं और इसलिए मैं इस कहानी को इस हफ्ते भर में पूरा नहीं कर पाया था। और जाते जाते बस एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं और हॉरर पॉडकास्ट चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके छोटा सा सहयोग भेज सकते हैं, या फिर आप थैंक्स बटन के जरिए भी मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग मुझे और बेहतर हॉरर कहानियां बनाने की प्रेरणा देगा। और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं आपको आज की कहानी कैसे लगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि।